अमेरिका के टेक्सास में टैंकर में लगी भीषण आग। टेक्सास के डेसोटो में डीजल टैंकर में आग लग गई। 5000 गैलन टैंकर में भीषण आग लगी। रिहायशी इलाके के करीब टैंकर में आग लगी। आग के देखते हुए रिहायशी इलाके को खाली कराया गया। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, डीजल का टैंकर कैसे धू-धू कर जल रहा है। भीषण आग इसमें लग गई। टेक्सास की ये पूरी घटना देखिए। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लगातार अब पानी से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरी टैंकर में आग लग चुकी थी। धू-धू कर ये टैंकर जल रहा है। बीच सड़क पर खड़ी डीजल के टैंकर में आग लग गई। और अगली बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी कल लेंगे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ। राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। सभी बीजेपी सांसदों को मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। तो आपको बता दें कि कल नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और जो वक्त है वो है 7:15 का। राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। तैयारियां जिसको लेकर जोर शोर से जारी है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू ने उन्हें प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने और सरकार बनाने के लिए न्योता दिया। राष्ट्रपति ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति उनको भेंट में दी और दही शक्कर खिलाया। 9 जून को शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। राष्ट्रपति मोदी और यूनियन कैबिनेट के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को शपथ ग्रहण समारोह में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। और वहीं शपथ ग्रहण के दौरान दिल्ली नो फ्लाई जोन घोषित हो गया है। ड्रोन पैराग्लाइडिंग पर भी रोक रहेगी। 9 जून को दिल्ली में धारा 144 लागू रहेगी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पूरी दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। 9 और 10 जून को दिल्ली में उड़ानों पर पाबंदी, ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और पैराजंपर पर भी रोक रहेगी। रिमोट ऑपरेटेड कोई भी उपकरण नहीं उड़ा सकेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर धारा 144 लागू की गई है। हालांकि नई दिल्ली का इलाका पहले से ही नो फ्लाइंग जोन घोषित है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इधर राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि 18वीं लोकसभा युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने के इरादे वाली लोकसभा है। युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने के इरादे वाली ये लोकसभा और आजादी का अमृत महोत्सव के बाद का ये पहला चुनाव है। और एक प्रकार से ये वो 25 वर्ष हैं जो हमारे अमृतकाल के 25 वर्ष हैं। और जो 2047 देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा, एक प्रकार से उन सपनों को साकार करने का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव। और इससे पहले नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल की बैठक में नेता चुना गया। इस दौरान उन्होंने संविधान को माथे से लगाया। संसद के सेंट्रल हॉल की ये वो ऐतिहासिक तस्वीर है जिसने नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनना तय हो गया है। तस्वीर की खासियत ये है कि इसमें बीजेपी नेताओं के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मोदी के काफी करीब नजर आ रहे हैं। इसकी वजह भी है कि इस बार के सरकार में इन दो चेहरों का महत्व सबसे ज्यादा है। सेंट्रल हॉल में हुए एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। इससे पहले मोदी ने बैठक में आते ही सबसे पहले संविधान को नमन करके उसे माथे से लगाकर एक संदेश भी देने की कोशिश की। और वहीं इससे पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक में मोदी ने कहा कि गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार। गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है। लेकिन कोशिश ये की गई कि इस विजय को स्वीकार न करना, उसको पराजय के छाया में डुबो कर रखना, लेकिन उसकी ऐसी चीजों की
बाल मृत्यु हो जाती है और हो भी गई। संसदीय दल की बैठक में नीतीश कुमार ने इशारों में अपनी मांग रखी और मोदी की खूब तारीफ। एनडीए संसदीय दल की बैठक में भाषण के बाद नरेंद्र मोदी के पैर छूने की नीतीश कुमार की ये तस्वीर खूब वायरल है। लोग इस तस्वीर को लेकर खूब मजे भी ले रहे हैं। हालांकि भाषण के दौरान बिना शर्त मोदी का साथ देने की बात कहते हुए वो इशारों में बिहार के विशेष राज्य देने की पुरानी मांग को पूरा करने की डिमांड भी कर गए। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। सरकार में किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी, इसकी कवायद बहुत तेज हो गई है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह ने सिलसिले में घटक दलों के नेताओं के साथ मुलाकात की। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में सभी सहयोगियों को कुछ न कुछ देने की तैयारी है। जेपी नड्डा के घर पर अमित शाह और राजनाथ की मौजूदगी में सभी सहयोगियों से अलग अलग बातचीत की गई। माना जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की हिस्सेदारी सहयोगियों में सबसे ज्यादा होगी। सभी सहयोगी दलों को मंत्रिपरिषद में शामिल होने की पेशकश की गई है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे, शिवसेना और एनसीपी अजित गुट को एक एक मंत्री पद देने की बात सामने आ रही है। वहीं जयंत चौधरी की आरएलडी को भी एक मंत्री पद दिया जा सकता है। बड़ी खबर है, आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक है। कांग्रेस संसदीय दल के चेयरपर्सन का चुनाव, सोनिया गांधी दोबारा बन सकती हैं चेयरपर्सन। कांग्रेस संसदीय दल के नेता पर भी चर्चा होगी। आज होने वाली कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी को फिर से चेयरपर्सन चुना जाना लगभग तय है। इसके अलावा लोकसभा में भी पार्टी के नेता का चुनाव किया जाएगा। समझा जा रहा है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव करेंगे। कांग्रेस संविधान के मुताबिक संसद के दोनों सदनों में संसदीय दल का चेयरपर्सन नेता को नामित कर सकता है। वहीं इससे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी विस्तारित बैठक होगी। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसद हनुमान बेनीवाल ने बैठक में नहीं बुलाए जाने पर नाराजगी जताई है। हालांकि उन्होंने कहा कि एनडीए में नहीं जाऊंगा। कल शाम को जब ये बात इस तरह की बहुत बुरी ब्लंडर एक एमपी की आवश्यकता नहीं। हनुमान बेनीवाल जैसे कांग्रेस ये पटाखे चलाए, खुशियां मनाएगा, हमने 11 ले, हमने 11 ले, तो हमारा रोल नहीं है 11 लाना। नेक्स्ट मीटिंग में भी मुझे नहीं बुलाएंगे तो भी मैं एनडीए की तरफ नहीं जाऊंगा। इस तरह मैं एक 2 साल तक एनडीए इंडिया दोनों में नहीं था, फिर भी तीसरी ताकत। चंद्रबाबू नायडू के बेटे और टीडीपी के महासचिव नारा लोकेश ने कहा कि सरकार को हमारा समर्थन बिना शर्त है। उन्होंने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की वकालत की। Support is unconditional. You know, as far as special status is concerned, we need to understand that the state of Andhra Pradesh in 2014 was bifurcated against the majority view of people of Andhra Pradesh. And one of the major reasons was the loss of Hyderabad. Hyderabad is the economic powerhouse. A lot of people depend on it financially, education-wise. So they really wanted sort of special dispensation to be given to the state so that we can rebuild. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश को ठुकरा दिया। लोकसभा चुनाव में खराब परफॉर्मेंस के बाद फडणवीस ने इस्तीफे की दरअसल पेशकश की थी। महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई में महायुति गठबंधन को इस बार 48 में से सिर्फ 17 सीटें मिली। खराब प्रदर्शन के चलते देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद छोड़ने और संगठन में काम करने की इच्छा जताई थी। इस सिलसिले में वो दिल्ली में अमित शाह से मिले। सूत्रों के मुताबिक शाह ने फडणवीस से कहा कि अगर आप इस्तीफा देते हैं तो इसका बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर होगा, इसलिए अभी इस्तीफा न दें। बीजेपी को मजबूत करने के लिए कार्य योजना बनाएं। महाराष्ट्र में इस साल अक्टूबर के आसपास विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि वो बुनियादी समस्या के लिए काम करेंगे। देश की आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर लोग लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं तो इसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं। अब वो बुनियादी सुविधाओं पर बात भी होगी और नए अवसर कैसे तैयार हों। देश का नौजवान सड़कों पर है, बेरोजगार है,
देश का किसान परेशान है, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है और ना ही रोजगार है लोगों पे। लोग सुबह उठ के जाते हैं बिकने के लिए, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं होता, क्योंकि देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ है। अभी सबके लिए काम करना है, महिला सशक्त हों और सुरक्षित हों। दिल्ली में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इधर लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद सीएम योगी ने मंत्रियों की आज बैठक बुलाई है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर मंथन होगा। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कम सीटें मिलने पर योगी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों की बैठक बुलाई है। लोक भवन में सुबह 11 बजे होने वाली बैठक में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की प्रगति को लेकर मंथन होगा। साथ ही जनता से मिली फीडबैक के आधार पर समस्याओं को दूर करने पर भी चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक कई मंत्रियों के इलाकों में भी बीजेपी को कम वोट मिले हैं, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अहम दिशा निर्देश दे सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल की भटिंडा से सांसद हरसिमरत कौर ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली घटना पर कहा, अगर कोई किसी की मां को अपशब्द बोलेगा तो उसे गुस्सा आएगा ही। फालतू की टिप्पणियां करती हैं, उसका रिएक्शन होता है। अब आपकी मदर को कोई जो वो शब्द बोलते जो आपने दूसरों की मामों के लिए बोला, तो मुझे नहीं लगता आपको भी अच्छा लगेगा। तो आपको जब उसका भुगतना पाया, उसमें अपनी गलती देखने के शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय आप और दो चीज़ें और उनको आतंकवादी वगैरह बोल के, और तो आप ये जो आपकी पार्टी की नीति है जहर घोलना, ये अपने ज़बान पे आप लगाम दें और जहर घोलने के बजाय मलहम लगाएं और मिठास फैलाएं, तो शायद इन चीज़ों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। इधर अयोध्या से बीजेपी को हराने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद की पूरे देश में जमकर चर्चा है। हमारे संवाददाता विपिन चौबे से बात करते उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राम के नाम पर देश को बर्बाद किया। ये बात जनता को अच्छी नहीं लगी। ये बताइए, जीतने के राम के लाने वाले लोग नहीं हैं। जनता ने पसंद नहीं, सदियों से आए हैं, बहुत दिनों से आए हैं। ये झूठ मूठ का श्रेय ले रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। हम राम को लाने वाले लोग हैं। राम के नाम पर इन्होंने व्यापार किया है, राम के नाम पर इन्होंने देश लूटा है, देश को बर्बाद किया है, तारनाश किया है। 140 करोड़ जनता और तमाम नौजवानों को बेरोजगार बनाया है, महंगाई पैदा किया है। राम के नाम पर इन्होंने व्यापार किया। सोशल मीडिया पर अयोध्या को बदनाम करने और अयोध्या वासियों पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के खिलाफ बीजेपी नेता ने थाने में शिकायत की। फैजाबाद सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की हार के बाद सोशल मीडिया पर अयोध्या वासियों को लेकर टिप्पणियां की जा रही हैं। इससे नाराज बीजेपी नेता लक्ष्मी सिंह ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। सोशल मीडिया के माध्यम से आज अयोध्या को गाली दी जा रही है। अयोध्या एक सिद्ध नगरी है, एक धार्मिक नगरी है। यहाँ पे संत बसते हैं, यहाँ पे संत आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं। यहाँ भगवान रामचंद्र जी की भूमि है, ये हम उनके वंशज हैं। आप उन्हें गाली देंगे तो ये बर्दाश्त नहीं है। फैजाबाद संसदीय सीट पर बीजेपी प्रत्याशी करीब 55,000 मतों से एसपी प्रत्याशी से हार गए हैं। सीबीआई ने आज कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ फाइनल चार्जशीट को दाखिल कर दिया है। कोर्ट इस मामले पर 6 जुलाई को सुनवाई करेगा। ये मामला लालू यादव के रेल मंत्री रहने के समय का है। लालू यादव पर आरोप है कि पद पर रहते हुए जमीन के बदले रेलवे में नौकरियां दिलवाई थी। आरोप है कि लालू यादव के परिवार के सदस्यों ने जमीन के बदले में भर्ती करवाई थी। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने 29 मई को अपने एक आदेश में कहा था कि सीबीआई 7 जून तक फाइनल चार्जशीट दाखिल करे। कोर्ट ने सीबीआई पर हर तारीख को चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय मांगने पर नाराजगी भी जताई थी। लालू समेत इस मामले में 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है। लोकसभा चुनाव में यूपी की अमेठी सीट से जीतने वाले किशोरी लाल शर्मा दिल्ली पहुंचे और सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात। अमेठी के सांसद किशोरीलाल शर्मा ने राहुल गांधी से मुलाकात कर जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। इस मौके पर किशोरीलाल शर्मा ने बीजेपी को कमतर आंकने की भूल करने की बात कही। आपका अमेठी से बहुत पुराना कनेक्शन है। ये बीजेपी वाले भैया राजीव जी के साथ गया। ये समझे नहीं बीजेपी वाले, नहीं किससे लड़ रहे हैं, अंडर एस्टिमेट किया। मुलाकात के दौरान सांसद शर्मा की पत्नी ने सोनिया गांधी से राहुल गांधी की तारीफ की। आपने शेर बच्चा पैदा किया, मैं शेर नहीं हूँ। अमेठी से जीतने पर राहुल गांधी ने किशोरीलाल शर्मा को शाबाशी दी।
और इस बीच नीट के परिणाम में धांधली के मामले की सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा। इस पूरे मामले की अब सुनवाई 12 जून को। नीट के परिणाम को लेकर उठा विवाद दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की वेकेशन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए एनटीए से जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस अंक देने के एनटीए के फैसले को चुनौती दी गई है। श्रेयांशी ठाकुर नाम की 17 वर्षीय छात्रा की ओर से दायर रिट याचिका में कहा गया है कि ग्रेस अंक देने का एनटीए का निर्णय मनमाना है। इससे हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। मामले की सुनवाई अब बुधवार को होगी। और वहीं नीट परिणाम में धांधली को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। नीट में धांधली और परिणाम को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कांग्रेस की छात्र इकाई ने प्रदर्शन किया। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया। छात्र नेताओं ने कहा कि एनएसयूआई नीट के अभ्यर्थियों के साथ है। यदि संशोधित परिणाम जारी नहीं किया जाता है तो सभी जिला मुख्यालयों पर आंदोलन किए जाएंगे। यही नहीं, सभी राज्यों में शिक्षा मंत्रियों का घेराव भी किया जाएगा। ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। दुर्घटना कैसे हुई, इसकी जांच जारी। कोयले से लदी मालगाड़ी पुराने फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसकी वजह से कोयला पटरी पर बिखर गया। जानकारी के मुताबिक 3 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। अर्थ मूवर की मदद से डिब्बों को पटरी से हटाया गया। ये हादसा लूप लाइन पर हुआ। इससे केवल मालगाड़ियों का आना जाना प्रभावित रहा। उन्हें दूसरी लाइनों से निकाला गया। ये मालगाड़ी मथुरा से दिल्ली जा रही थी। इस दौरान जब मालगाड़ी फरीदाबाद के अंडरपास पहुंची तो अचानक उसके 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। जर्मनी के आधिकारिक यात्रा पर बर्लिन पहुंचे भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने यूरोफाइटर विमान में उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी जर्मनी के दौरे पर हैं। उन्होंने जर्मनी के एक एयरबेस पर यूरोफाइटर विमान में उड़ान भरी और जर्मन आसमान की सैर की। जर्मन वायुसेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल इंगो गेरहार्ड्स के निमंत्रण पर एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी जर्मनी की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय वायुसेना 2024 के अंत में बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करने के लिए उत्सुक है। साथ ही कहा कि इन दोनों देशों के बीच दोस्ती और विश्वास के बंधन और भी मजबूत होते रहें। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया। सीएम विष्णुदेव साय ने यह कहा कि नक्सलवाद के खात्मे की लड़ाई अंजाम तक पहुंचने पर ही दम लेगी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले के गोबिल क्षेत्र में सुरक्षा बलों का नक्सलियों से सामना हो गया। नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से घंटों हुई गोलीबारी में सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया। नारायणपुर, दंतेवाड़ा और कोंडागांव जिले की सीमा पर मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से 7 नक्सलियों के शव बरामद किए। 2024 में अब तक हुई मुठभेड़ों में 125 नक्सली मारे जा चुके हैं। अधिकारियों के मुताबिक मुठभेड़ में 3 जवान घायल हुए हैं। बाबा अमरनाथ के तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। अमरनाथ की यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में स्वयंभू शिवलिंग ने पूर्ण आकार ले लिया है। बाबा के दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा कश्मीर के गांदरबल जिले के बाल्टाल और दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम से शुरू होगी। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर किसी भी संभावित खतरे की पहचान करने और बेअसर करने के लिए सुरक्षा बलों ने बाहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। खबर ओडिशा से। ओडिशा के मयूरभंज जिले में 27 हाथियों का झुंड पहुंचा। ठाकुर मुंडा इलाके से आए हाथियों के झुंड ने गांव में जमकर उत्पात मचाया। मयूरभंज जिले में 27 हाथियों का झुंड पहुंचा। हाथियों का झुंड खेतों में लगी फसल नष्ट करने लगे। फसल को बचाने के लिए ग्रामीणों ने हाथियों के झुंड को दूर तक खदेड़ा। We have been alerting people, miking people not to go close to the elephants. Some people have been chasing the elephants. Continuously we are alerting them.
क्षेत्रीय मुख्य वन रक्षक पीसी गोगिनेनी के मुताबिक हाथियों का झुंड अब रिजर्व फॉरेस्ट की ओर बढ़ गया है। वहीं चीन में लैंड ड्रैगन बोट परेड और नौका दौड़ प्रतियोगिता को लेकर उत्साह चरम पर है। नौका दौड़ देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे। चीनी कवि क्यू युआन के सम्मान में करीब 400 सालों से लैंड ड्रैगन बोट की झांकी निकाली जा रही है, क्योंकि शहर में कोई जलमार्ग नहीं है। दक्षिण पश्चिम चीन के लिशी टाउन में आयोजित इस परेड को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे। वहीं ड्रैगन बोट नदी के किनारे ढोल नगाड़ों और घंटियों की ताल के साथ आगे बढ़ रही है, जो मन की एकरूपता और ताकत की एकता को दर्शाती है। प्रतियोगिता जीतने के लिए सभी प्रतिभागी दम लगाकर डेक पर हाथों से पैडल मार रहे हैं। ड्रैगन बोट फेस्टिवल का समापन 10 जून को आयोजित प्रतियोगिता के साथ होगा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 7 नक्सली ढेर किए गए। नक्सलियों से मुठभेड़ में 3 जवान घायल भी हुए हैं। नारायणपुर दंतेवाड़ा कोंडागांव की सीमा पर यह मुठभेड़ हुई है। शपथ ग्रहण के दौरान दिल्ली नो फ्लाई जोन घोषित किया गया। ड्रोन पैराग्लाइडिंग पर भी रोक रहेगी। 9 जून को दिल्ली में धारा 144 लागू रहेगी।